डिक्लेरेशन ऑफ एरे हम लोगों ने पढ़ लिया था डिक्लेरेशन तक ना, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे इस तरह से होता है ना कि सबसे पहले क्या आता है, डाटा टाइप के बाद फिर एरे नेम, और ये उसका साइज हो। जैसे मान लीजिए हमें 10 बच्चों का रिजल्ट बनाना है तो वहाँ पे हमने 10 ले लिया, 100 बच्चों को बनाना है तो हमने 100 ले लिया। और एरे का मकसद भी तो यही था कि जब हम लोग कि जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिक्लेयर करने होंगे तो मैनुअली मतलब 1 by 1 जैसे A1, A2, A3, A4 लेके करने में बहुत ज़्यादा बार आपको टाइप करना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो हम इसीलिए फिर एरे का कॉन्सेप्ट भी आता है ना कि इसमें उतनी बार लिखना नहीं पड़ता। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको 10 एलिमेंट डिक्लेयर करना है तो आपको 10 बार लिखने पड़ते चीज़ें, आप ऐसा करके एक ही बार में काम हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें ना तो ये ऑप्शनल है, ये कभी ऑप्शनल नहीं होता है, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। एरे नेम भी हमेशा लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई ना। ये कुछ मामलों में ऑप्शनल हो जाता है और ये पूरी तरह सही भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में केवल डिक्लेयर करते हो ना, इनिशियलाइज नहीं करते। अच्छा हाँ, इनिशियलाइजेशन भी दो तरह का इनिशियलाइजेशन होता है ना एक्चुअली। एक तो होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। और ये मैं एक दूसरा प्रोग्राम लेके समझा देता हूँ तो अच्छे से समझ लीजिए। ये है ना, हम लोग जब पहले करते थे तो कोई प्रोग्राम मान लीजिए ऐसा है कि मान लीजिए मैं हेडर फाइल छोड़ देता हूँ, मैं वॉइड से शुरू करता हूँ। वॉइड मेन लिखा, इंट ना, और मान लीजिए मैं सबसे आसान वाला प्रोग्राम लेता हूँ, समेशन वाला ना, A B सम ना, ए हुआ। अब इसी समय अगर मैं इसे ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन। अब इसी टाइम मैं इसे इनिशियलाइज भी कर दूं, A = 1 B = 5, ये दो चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए ये तो इनिशियलाइज भी हो गया। अभी मान लीजिए अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ ना, तो ये सारे काम तो यहाँ पे हो ही गए हैं। ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अब देखिए अगर हमने ये दोनों चीज़ें यहीं पे डिक्लेयर कर दी तो हमें स्कैन या वाली लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जाके जब हम आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ हमने तो पहले ही नंबर दे दिया ना, अब इसे हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो आउटपुट स्क्रीन पे भी यही दो नंबर जोड़े जाएंगे। जैसे नहीं तो हम अगर आप पुराना प्रोग्राम याद करेंगे तो उसमें क्या होता था, हम आउटपुट स्क्रीन पे जाके वो नंबर देते थे, हम वहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते थे। तो इसे इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ना, कि कंपाइल होते हुए ही इनिशियलाइज हो गया है। बाकी अगर वहाँ पे हम जाके उसको वैल्यू देते तो उसे बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन ना, और रन जब प्रोग्राम हो रहा है उस टाइम हम उसे इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक, अभी फिर ये हो गया। अगर मान लीजिए फिर से में हमने लिख दिया सम A + B ना, ये हो गया, सम कर दिया। और इसका एफ इसीलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि ये चीज़ें हमें इनपुट करानी नहीं, हमने इनिशियलाइज करा दिया है ना, ये वेरिएबल नहीं रह गया है। अब ये हो गया। अब फिर हम इसे जाके वहाँ पे आउटपुट पे प्रिंट करा देंगे। ठीक, ये हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का। तो ये हम कब कैसे कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है, जबकि जो एलिमेंट हो उसको वैल्यू बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ही मिल चुकी हो ना, तो उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ना। अब इसी का दूसरा वर्जन अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें तो वही हैं ना, वॉइड मेन, फिर ये इंट A B सम, ये हुआ। अब इस बार अपन क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, ओनली केवल डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब तक ये डिक्लेयर हुआ है तब तक इसकी जो मेमोरी होगी उसमें क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी ना, कोई ना कोई। इसमें क्या था, इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं थी, इसमें इसका जो मेमोरी ब्लॉक था इसमें 1 और 5 ही स्टोर हो गया था कंपाइलेशन के समय ही ना। लेकिन इसमें जो मेमोरी होगी अभी इसमें ये 2-2 बाइट की होगी, A की होगी और ये B की होगी ना। तो चूँकि सम डिक्लेयर कर दिया है यहीं पे तो सम को भी मिल रही होगी कोई गार्बेज वैल्यू ना। तो इसमें पता नहीं वो CPU इसमें पुट करता है, वो हम नहीं बता सकते वो क्या रख रहा है ना। और रखता इसलिए है, अगर वो कुछ रखेगा नहीं ना
तो ये वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और CPU, क्योंकि CPU के पास मेमोरी बहुत फिक्स होती है ना, तो CPU फिर वो मेमोरी किसी और को दे चुका होगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू पुट कर देता है ताकि ये वैनिश ना हो, ख़त्म ना हो जाए। अब ये हुआ। अब इसके बाद आप लगाना चाहो क्लियर स्क्रीन भी, ये तो आप चलिए आप पेपर पे लिखो तो इसको, इस लाइन को लिखना ज़रूरी नहीं होता ना, क्योंकि आप पेपर पे कर रहे हो तो दिखाना तो होता नहीं है, लेकिन ये हो गया। अब फिर इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, प्रिंट एक मैसेज डालेंगे एंटर 2 नंबर का ना, ठीक। अब ये तो हो गया, ये तो मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इस, ठीक, आउटपुट स्क्रीन पे। अब फिर स्कैन कराना पड़ेगा, स्कैन एफ हम डालेंगे। तो स्कैन कराने का मतलब क्या है, उसको मेमोरी देना, हा? लेकिन फिर अभी ये भी आधा ही सच है, मेमोरी देना तो मेमोरी तो यहीं से मिल गई, अब फिर क्या मेमोरी देना। एक्चुअली स्कैन एफ का मतलब, स्कैन एफ हमें ये गारंटी देता है कि आप जाके किसी पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस कर सको। एक्सेस करने का मतलब क्या है कि आप जाके उसके अंदर छेड़छाड़ कर सको। जैसे अभी हम यहाँ पे जब ए डाल देंगे, उसके बाद फिर हम ए के अंदर जाके 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 7 पुट, उसके अंदर जाके हम कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं ना। तो स्कैन एफ लिखने से ये गारंटी मिलती है कि आप उसके अंदर जाके कोई भी चेंज कर सकते हो ना। तो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर। ये %d की जगह पे हम पहले %i भी यूज़ करते थे, लेकिन अभी वो ऑब्सोलीट हो चुका है, प्रचलन में नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और i वही रिप्रेजेंट करता था इंट से। ये हुआ। अब देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट था, उसके लिए मैसेज लिख दिया, उसमें वैल्यू इनपुट करा दिया। अब 2 वैल्यू है, अगर आपको कोई कहे कि 2 नंबर जोड़िए तो आप क्या पूछते हो, कौन से 2 नंबर, तो ये वो वाली बात होगी, कौन से 2 नंबर, ये 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब 2 नंबर जब मिल गए तो आप अपने माइंड में क्या करते हो, आप अपने माइंड में से कैलकुलेट करते हो ना। लेकिन CPU के पास तो IQ होता नहीं, तो उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। अब उसे बताना कि भाई तुमको 2 नंबर मिल गया तो उसे जोड़ो, उसको जोड़ दिया। अब 2 नंबर जब हम लोग भी जोड़ देते हैं तो उसे हमने अपने मुंह से बोलना पड़ता है ना। जैसे 1 और 5 कितना, 6, तो सामने वाले को बोल को बताना पड़ता है 6। लेकिन CPU क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, उसे प्रिंट करा के हमें दिखाएगा विजुअली, तो फिर से प्रिंट, तो स्टेप बाय स्टेप काम करता है ये प्रिंट। अब यहाँ पे अभी आप डाल सकते हो सम इक्वल टू %d, और क्या है, सम दिखाना है ना। फिर चूँकि इस वैल्यू ये होल्ड करते रहे, स्क्रीन बार बार पीछे न चली जाए, इसके लिए फिर ये हो गया। और गेट चेंज बेसिकली गेट कैरेक्टर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये तब तक वेट करेगा जब तक कोई आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करोगे, तब तक के लिए वेट करता है, तब तक के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रखता है आपकी आंखों के सामने, जब तक आप कोई कीबोर्ड प्रेस नहीं करते उसमें। तो ये बेसिकली ये दोनों एग्जाम्पल थे किसके, एक कंपाइल टाइम